Hello friends, welcome to the current affair videos from Topper's Note. Today, that is 28th of May 2022, I will be covering the following articles. The first article is Learning Loss Will Dent India's GDP. एक रिपोर्ट पब्लिश की है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। तो इसमें क्या लॉसेस हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या है, इसके रिगार्डिंग देखेंगे। In the second article, it is about NSCN IM rigid as center pushes for solution. जो नागा पीस टॉक्स है उसमें क्या इश्यूज आ रहे हैं और करंट स्टेटस क्या है और हिस्ट्री क्या रही है। थर्ड आर्टिकल में वी विल बी स्टडिंग अबाउट सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस डीपेंस द ग्लोबल चिप शॉर्टेज। ग्लोबल चिप शॉर्टेज क्यों हुआ है, उसका सप्लाई चेन से क्या कनेक्शन है और जो डीप नेटवर्क है सप्लाई चेन का वो कैसे है। फोर्थ है ग्रीन हाइड्रोजन इज़ इट फ्यूल फॉर द फ्यूचर। ग्रीन हाइड्रोजन कैसे प्रोड्यूस करते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन के अलावा कौन कौन से टाइप के हाइड्रोजन है और फ्यूचर में ये एक बेसिस बन सकता है एनर्जी सिक्योरिटी का, उसके ऊपर। फिफ्थ इज़ अबाउट रोड टू अचीविंग मीजल्स रूबेला एलिमिनेशन, यानी कि कैसे अचीव कर सकते हैं हम एमआर को, एलिमिनेशन को। एंड सिक्स्थ इज़ अबाउट नेशनल असेसमेंट सर्वे एंड इट्स फाइंडिंग। Let's start with the very first article. So, this article is about learning loss will dent India's GDP as per the ADP report. Asian Development Bank मनीला बेस्ड हेडक्वार्टर है इसका और इसने ये रिपोर्ट बेसिकली पब्लिश की है। तो बैकग्राउंड न्यूज़ का क्या है, द GDP ऑफ इंडिया डिप करेगी बाय 3.2% क्योंकि कोविड स्कूल क्लोजर की वजह से। इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा लंबे टाइमिंग तक स्कूल बंद रहे हैं, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, हमारी जीडीपी में डेंट आएगा। और जो लॉसेस हैं साउथ एशिया के अंदर अगर हम देखें तो इंडिया के अंदर हाईएस्ट डिक्लाइन होगा लॉसेस, चाहे वो यंग लोग हो चाहे हमारी जीडीपी हो। ये पब्लिश किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। ओवरऑल अगर हम देखें एजुकेशन कितना डिसरप्ट हुआ है, तो विद दिस फिगर इट इज़ वेरी क्लियर अमंग ऑल द एशियन कंट्रीज इंक्लूडिंग जापान, सबसे ज़्यादा टाइमिंग तक इंडिया के स्कूल बंद रहे, नंबर ऑफ़ वीक्स अप्रोक्सीमेटली 80 वीक्स तक स्कूल क्लोजर है, चाहे वो फुल हो या पार्शियल हो। सो इतना ज़्यादा जो डिसरप्शन हुआ है, स्किल्स के अंदर गैप आया है स्टूडेंट्स के, उसका इम्पैक्ट ओवर टाइम हमें देखने को मिलेगा। अब एस्टिमेट क्या है लॉस का, स्टार्ट करेगा लगभग $10 बिलियन का बाय 2023, यानी कि क्योंकि लॉस एकदम पे नहीं आने वाला है, जब जो वर्क फोर्स है वो एंटर करेगी आफ्टर सम ईयर्स इनटू मार्केट, तब लॉस बिल्डअप होना शुरू होगा। तो अप्रोक्सीमेटली $10 बिलियन का लॉस होगा इन 2023 और वो $99 बिलियन तक चला जाएगा बाय 2030, बिकॉज वर्क फोर्स का जो लॉस हुआ है वो डेफिनेट है कि इकोनॉमिक टर्म्स में हमें देखने को मिलेगा, जो कि ट्रांसलेट होता है अराउंड 3.19% ऑफ जीडीपी अगर बेसलाइन ग्रोथ ट्रेंड के हिसाब से हम देखें उस टाइमिंग की। इंडिया में 10 अकाउंट फॉर ओवर 10% ऑफ ग्लोबल जीडीपी डिक्लाइन। ये एडीपी की रिपोर्ट ने कहा है कि जो हमारे अर्निंग लॉसेस होंगे 2030 तक वो अप्रोक्सीमेटली 10% होंगे। ग्लोबली 943 के आसपास का लॉस एस्टिमेट किया जा रहा है और 99 फिर अगर इंडिया करेगा तो 10% सिर्फ इंडिया का हो गया। और जो स्किल्ड लेबर है वो एक्सपेक्टेड है डिक्लाइन होगा बाय 1% और अनस्किल्ड लेबर बाय 2% बाय दैट ईयर। अब रीज़न क्या है इन लॉसेस के, इंडिया काफ़ी ज़्यादा एनरोलमेंट रखता है सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर, काफ़ी ज़्यादा लोग हैं खासकर रूरल एरियाज़ में, और पैंडेमिक ने सबसे ज़्यादा क्लोजर रूरल एरियाज़ में ही किया है। वहाँ के स्कूल तो बंद पहले से लगभग रहते थे और पैंडेमिक के बहाने से और ज़्यादा हो गए। इकोनॉमीज़ विद अ सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन ऑफ स्कूल चिल्ड्रन या कॉलेज गोअर इन रूरल एरियाज़, जो पुअर इलाके हैं, वो सबसे ज़्यादा बुरी तरह से हिट हुए हैं क्योंकि उनके पास एक्सेस नहीं था ना स्टेबल इंटरनेट का ना डिवाइस का जिससे वो ऑनलाइन स्टडी कर सकें। एक रीज़न ये भी है लर्निंग और अर्निंग लॉसेस का, वो ये कि पोर्शन ऑफ इम्पैक्टेड पॉपुलेशन विल माइग्रेट टू द अनस्किल्ड लेबर फोर्स, यानी कि जो इम्पैक्टेड पॉपुलेशन है जिसके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा वो अनस्किल्ड लेबर फोर्स में एंटर हो जाएगी, जबकि वो अगर अच्छे से ये टाइमिंग जाता और वो स्टडी कंप्लीट करते, अपने स्किल्स इंप्रूव करते, तो वो स्किल्ड फोर्स में एंटर होते हैं, तो उनके अर्निंग्स बेटर होती है और अर्निंग के साथ जीडीपी में एडिशन होता।
A large part of India's workforce is constituted by unskilled labor, approximately 408 million as per ADP पेपर के estimate में. ये ध्यान रखना, ADP का estimate है, गवर्नमेंट का नहीं है. Compared to 72 million skilled workers, जो current status है. School closure will lead to a decline in global GDP as well as employment. जो लॉस होगा ग्लोबल जीडीपी को वो अप्रोक्सीमेटली होगा 0.19% बाई 2024, 0.64% बाई 2028 एंड 1.1% बाई 2030. वे फॉरवर्ड क्या है? डेफिनेटली है कि जो कोविड था वो अनअवॉइडेबल है. सिमिलरली कोई ऐसी पॉलिसी में फ्रेमवर्क करना ताकि मिटिगेट कर सके उसके इम्पैक्ट को, वो भी अनअवॉइडेबल मानना चाहिए, क्योंकि जो लोग इम्पैक्ट हुए हैं उनके ऊपर इसका असर, उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है. इकॉनमी तो हम एडिशन बाकी सेक्टर से भी लेके आ जाएंगे, लेकिन जो लोग इससे इम्पैक्ट हो चुके हैं उनके पास कोई सेकेंडरी ऑप्शन नहीं है. वो कहाँ से अपना अल्टरनेटिव स्किल्स लेके आए? सो उसके लिए एक मिटिगेशन की पूरा पॉलिसी फ्रेमवर्क होना चाहिए जो स्पेसिफिकली उनको टारगेट करे और जो लॉस हुआ उसको ठीक कर सके, चाहे वो वर्ल्ड बैंक, IMF, ADB इन बैंक्स की सपोर्ट से कर लें. सो दिस टॉपिक इज़ अबाउट NSCN-IM जो कि रिजिट हो रहा है अपने स्टैंड पे, जबकि सेंटर कोशिश कर रहा है कि एक सोल्यूशन निकल के आ जाए. ओवरऑल नागालैंड का इशू है जिसमें वो डिमांड करे थे इनिशियली नागालिम की. नागालिम का अगर मैप देखें तो अरुणाचल प्रदेश के ईस्टर्न एरिया को, म्यांमार के वेस्टर्न एरिया को, पूरा मणिपुर और काफ़ी ज़्यादा पार्ट असम का वो डिमांड करते हैं टू मेक अ ग्रेटर नागालैंड या नागालिम. सो जो आउटफिट है नागा का वो बेसिकली कहता है कि नागा नेशनल फ्लैग सिंबलाइज करता है उनकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी को और उनके कॉन्स्टिट्यूशन को, जो वो डिमांड कर रहे हैं कि एक नॉन नेगोशिएबल चीज़ है. यानी कि कोई भी पीस एग्रीमेंट या ट्रीटी होती है, फाइनल एग्रीमेंट होता है, उसके अंदर ये चीज़ वो नॉन नेगोशिएबल बोल रहे हैं. ताकि अब जबकि सेंटर है वो कोशिश कर रहा है रिन्यूड वे में कि कोई सोल्यूशन निकल के आए नागा पॉलिटिकल इशू का. और दूसरा जो है, रिसेंटली उन्होंने एक कमेंट किया है कि वे किसी भी ऐसी चीज़ के लिए सेटल नहीं होंगे जिसमें नागा नेशनल फ्लैग या को एज अ कल्चरल फ्लैग इंडिकेट किया जाए, जो न्यू दिल्ली कोशिश कर रहा है. अब नागा इशू है क्या? जो की डिमांड है नागा ग्रुप की वो रही है ग्रेटर नागालैंड की एक सॉवरेन स्टेटहुड, ताकि रीड्रो करके बाउंड्रीज और जितने भी एरियाज़ है नॉर्थ ईस्ट के या फिर म्यांमार के एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के अंडर आ जाए, एक अम्ब्रेला यूनिट के, चाहे वो अरुणाचल के हो, मणिपुर के, असम के हो, म्यांमार के हो, किसी भी एरिया के हो. इनका डिमांड ये भी एक नागा यजाबो हो, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन या नागा नेशनल फ्लैग बेस्ड ऑन ट्राइब. ध्यान रखना, नागा कोई एक सिंगल ट्राइब नहीं है, ये कम्बिनेशन ऑफ ट्राइब है. अराउंड 30 या समथिंग ट्राइब्स हैं जो नागा ट्राइब्स के अंडर आते हैं. और ये जितने भी ट्राइब्स हैं ये एक कल्चरल आइडेंटिटी शेयर करते हैं, उसके बेसिस पे कोशिश कर रहे हैं कि अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन और खुद का फ्लैग हो. इससे पहले पीस इनिशिएटिव में शिलोंग अकॉर्ड हुआ था 1975 में, जो साइन किया गया था शिलोंग में, जिसके बाद NNC लीडरशिप एग्री कर चुके थे कि वो आर्म्स को गिव अप कर देंगे. हावेवर काफ़ी ज़्यादा लीडर ने रिफ्यूज़ कर दिया इस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करने का, इसलिए NNC में स्प्लिट हो गया. उसके बाद 1997 में सीज़ फायर एग्रीमेंट हुआ, जो NSCN-IM का जो फैक्शन था उसने सीज़ फायर एग्रीमेंट साइन किया, इसका भी फिर स्प्लिट हो गया इस फैक्शन का. और कोशिश किया कि गवर्नमेंट के ऊपर कोई भी अटैक ना हो और गवर्नमेंट भी अटैक करना बंद कर दे और जो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन है वो बंद हो जाए. काफ़ी बाद में अभी रिसेंटली हुआ 2017 में और 16 में कि काफ़ी ज़्यादा जो फैक्शंस हैं, पुराने फैक्शंस, नए फैक्शन और जो लोकल सिविल सोसाइटी है, उसने साथ मिलके एक नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप बनाया, नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप, जो एग्री करता है पोजीशन विद द सेंटर इन 2017. ये और कोशिश कर रहा है कि जो सेटलमेंट है वो जल्दी हो जाए, और ये इंसिस्ट भी नहीं करता एक सेपरेट फ्लैग या कॉन्स्टिट्यूशन के लिए. इसके अलावा 2015 में एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन किया था गवर्नमेंट ने, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसने रिकॉग्नाइज किया था कि देयर इज़ अ यूनिक हिस्ट्री ऑफ नागा पीपल, कल्चर एंड पोजीशन ऑफ नागाज एंड देयर सेंटिमेंट्स अलॉन्ग विद देयर एस्पिरेशंस, पॉलिटिकल एस्पिरेशन हो जाए. और साथ में ये NSCN जो ये ग्रुपिंग है इंसर्जेंसी जिसने शुरू किया हुआ था इनिशियली, उसने अप्रिशिएट किया इस एग्रीमेंट के साथ कि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम और गवर्नेंस सिस्टम अच्छा है, वी कैन बी पार्ट ऑफ इट.
जो एग्रीमेंट है वो एक रास्ता दिखाता है एक फाइनल सॉल्यूशन की तरफ, लेकिन प्रीस प्रोसेस रुक गया क्योंकि आउटफिट बार बार इंसिस्ट कर रहा है कि उनको चाहिए एक सेपरेट फ्लैग और एक सेपरेट येजाबो यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन एज पार्ट ऑफ डील। डील की डिटेल्स आज तक जारी नहीं की गई है, तो नोबडी नोज़ कि उसमें क्या क्या एग्री किया गया था 2015 की डील में। बट देयर हैज़ बिन रिपोर्ट फ्रॉम नागालैंड कि सेंटर एग्री कर जाएगा नागा नेशनल फ्लैग को एज कल्चरल पर्पस के लिए, यानी कि आप उसको एज अ पॉलिटिकल आइडेंटिटी नहीं मान सकते, वो नेशनल फ्लैग रहेगा हमारा, लेकिन नागा नेशनल फ्लैग को वो यूज़ कर सकते हैं फॉर कल्चरल पर्पस, जो करंटली वो कर भी रहे हैं। और इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं जो म्यूचुअली एक्सेप्टेबल पार्ट है नागा कॉन्स्टिट्यूशन को, उसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ऐड कर सकते हैं। लेकिन नागा के जो ग्रुप है इन्होंने बेसिकली इसको एज अ एलिज ब्लैकमेल माना है। सेपरेट मीटिंग्स हुए कुछ नागा लीडर्स के दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में, जिनकी वजह से काफ़ी स्पेकुलेशन भी हुआ कि नागा का सेटलमेंट अब ज़्यादा दूर नहीं है। सेंट्रल लीडर्स हैव मेट चीफ मिनिस्टर, एक यूनिटी गवर्नमेंट वहाँ पे बन रही है। उसके जो प्रोड्यूसर है चीफ मिनिस्टर से पहले जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं एस सी जामिर या जो बाकी के NSCN IM के लीडर्स हैं, उनसे भी मीटिंग हुई है। यहाँ तक एक जो सीनियर भारतीय जनता पार्टी का लीडर और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ नागालैंड, उसने स्टेटमेंट दिया है कि कुछ जो सीनियर इंसर्जेंट ग्रुप है वो सेटलमेंट नहीं चाहते ताकि वो कंटिन्यू कर सके जो लोगों की ऊपर वो टैक्स या जो अननेसेसरी चीज़ें हो उससे वो अपना कंफर्ट इंजॉय कर सके, चाहे वो लोगों की कॉस्ट पे हो। तो वो नागा का जो ग्रुप है वो कह रहा है कि यू आर ट्राइंग टू पॉलिटिकली ब्लैकमेल अस, और इन अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट को वो बोल रहे कि एक पॉलिटिकल ब्लैकमेल है और इससे हम प्रेशर में नहीं आएंगे। उसके अलावा रिसेंटली जो मिस्टर जामिर जो पूर्व चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने वापस जाके दिल्ली से मीटिंग करने के बाद कहा कि एक अर्थक्वेक आने वाला स्टेट में जिसका एपिसेंटर दिल्ली में होगा। उसके अलावा एक MLA का भी कहना है कि जो NSCN IM है उसके पास जो करंट डील है उसको या तो ले ले या फिर लीव कर दे, तो मेजर कुछ डेवलपमेंट होने को है, ये सिग्नल आ रहे हैं। जो कोर कमेटी है नागा पॉलिटिकल इशू पे, पूरी की पूरी असेंबली की कोर जितने भी MLAs उन सबका यूनिटी गवर्नमेंट के, वो चीफ मिनिस्टर से मिले भी हैं रिसेंटली, और उन्होंने जो NSCN लीडरशिप उससे मीटिंग की डिसाइड भी किया ऑन May 29, 2 दिन बाद, मतलब कल वो बेसिकली मीटिंग करेंगे। NSCN की जो लीडरशिप है, टॉप बॉडीज़ है, उन्होंने भी पूरे रीजन से, चाहे वो मणिपुर हो, अरुणाचल हो, म्यांमार हो, उनसे भी सब लोगों की टॉप लीडर्स की मीटिंग बुलाई है बाय May 31, किसी भी रीजन से हो। तो मेजर डेवलपमेंट्स विद इन सम डेज आर गोइंग टू हैपन इन दिस पर्टिकुलर रीजन। Supply chain disruptions deepens global chip shortage. So in this topic, पैंडमिक ने कैसे इम्पैक्ट किया ग्लोबल चिप शॉर्टेज को, और किस तरह से वर्ल्ड वाइड एक मैसिव स्केल बैक हुआ है प्रोडक्शन का, और मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई चेन प्रोसेसेस को रीवर्क किया जा रहा है। देखा जाए तो जो ईस्ट एशिया वो होम है 3/4 ऑफ ग्लोबल चिप कैपेसिटी, यानी कि 75% के आसपास। ग्लोबल चिप कैपेसिटी नॉट सेल्स लोकेटेड कहाँ है? ईस्ट एशिया के अंदर, चाहे वो जापान हो, साउथ कोरिया हो, ताइवान हो, चाइना हो, और बाकी के साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हो। बाकी जो यूरोप का कंट्रीब्यूशन है वो डेफिनेटली डिक्लाइन हुआ टू वेरी इनसिग्निफिकेंट लेवल, प्लस अदर्स का भी इनसिग्निफिकेंट रहा है, और US का देखें तो वो भी बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाया बल्कि डिक्रीज़ हुआ है। यहाँ तक कि मेनलैंड चाइना का बहुत सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ हुआ है कैपेसिटी टू जनरेट चिप्स। अब इस शॉर्टेज का जेनेसिस क्या है? पैंडेमिक के दौरान लोगों ने वर्क फ्रॉम होम शुरू किया, स्कूल के बच्चों का लैपटॉप और टैबलेट के थ्रू स्टडीज शुरू हुए। इसकी वजह से डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया लैपटॉप का और टैबलेट्स का। हर एक डिवाइस काफ़ी ज़्यादा सेमीकंडक्टर्स पे और चिप्स पे चलता है, और उनका मैन्युफैक्चरिंग बेसिकली 200 mm और 300 mm वेफर्स में होता है। अब जो वेफर्स का प्रोडक्शन है ये 2 बेसिस पे होता है, एक 200 और एक 300। उनको फर्दर टाइनी चिप्स में भी हम स्प्लिट कर सकते हैं। जो लार्ज वेफर्स होते हैं ये एक्सपेंसिव होते हैं और ज़्यादातर एडवांस इक्विपमेंट में ही यूज़ होते हैं। लैपटॉप या छोटे डिवाइसेस, वॉचेस, स्मार्ट वॉचेस, इनमें नहीं होते हैं। और उनकी जो डिमांड है वो
कम होती है, जबकि जो स्मॉल डायमीटर के वेपर्स होते हैं इनकी हाई डिमांड है। जो मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट है वो बेसिकली पैंडमिक के पहले ही शॉर्टेज में था, वो इस वजह से क्योंकि इंडस्ट्री मूव कर रही थी टुवर्ड्स 5G और एडवांस कम्युनिकेशन, तो जो हाई और लार्ज वेपर्स थे उनका प्रोडक्शन उन्होंने बढ़ा दिया। अब जब लार्ज वेपर्स का प्रोडक्शन शुरू कर दिया उन्होंने, एंटिसिपेट करते हुए कि 5G और एडवांस कम्युनिकेशन आ रहा है, तो जो स्मॉल वेपर्स थे उनका कम था और सडनली एकदम पे डिमांड बढ़ गया स्मॉल वाले का, तो जिस वजह से सप्लाई चेन शॉर्टेज रहा। अब हाई कंज्यूमर डिमांड लो एंड प्रोडक्ट के लिए हुआ और लार्ज ऑर्डर्स आए, जिसकी वजह से चोकिंग हो गया चिप मेकर्स के प्रति, क्योंकि ड्यूरिंग लॉकडाउन्स उनको भी रॉ मटेरियल्स अच्छे से अवेलेबल नहीं थे। कुछ लॉजिस्टिकल कॉम्प्लेक्सिटीज़ ने भी प्रॉब्लम को बढ़ा दिया, इंक्लूडिंग रशिया का इन्वेजन यूक्रेन पे, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट एसेंशियल कमोडिटीज़ का चिप सेट में बनाने के लिए जो चाहिए वो बहुत ज़्यादा डिसरप्ट हुआ है, क्योंकि मॉस्को सप्लाई करता था रेयर मटेरियल्स लाइक पैलेडियम और की बेचता था रेयर गैसेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सेमीकंडक्टर फैब लेजर सिस्टम के अंदर, यानी कि उनके प्रोडक्शन के लिए। अब अगर हम इनका नेटवर्क देखें तो बहुत इंट्रिकेट नेटवर्क है इसका सप्लाई चेन। जो प्रोसेस है बनाने के चिप को वो काफ़ी पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, एक है फ्रंट एंड और एक मेनली है बैक एंड पार्ट। उसको फर्दर पार्ट्स में भी माइक्रो यूनिट्स में और स्प्रेड कर रखा है अक्रॉस द ग्लोब। एक बहुत बड़ा ग्लोबल चिप मेकिंग इकोसिस्टम डेवलप हो रखा है। ये इकोसिस्टम बहुत वास्ट है दैट ईच सेगमेंट ऑफ द सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व रफली 25 कंट्रीज इन द डायरेक्ट सप्लाई चेन एंड 23 कंट्रीज इन द अलाइड फंक्शन, एक स्टडी के अनुसार। यानी कि बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, लगभग 25 कंट्रीज़ तो इन्वॉल्व हैं डायरेक्टली और अप्रोक्सीमेटली 23 कंट्रीज़ इन्वॉल्व है अलाइड, यानी कि इसके सपोर्टिंग रोल में। तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स और इंटरकनेक्टेड सिस्टम है। अगर चिप की सेल्स देखें तो मेजरली जो सेल्स है सबसे ज़्यादा यूएस की हो रही है बाय 47%, उसके बाद साउथ कोरिया और देन रेस्ट ऑफ द कंट्रीज़। जापान का जिसमें डिक्रीज़ हुआ है और चाइना अपटेक पे है सेल्स ऑफ चिप। एक जो मेजर इशू आया उसमें ये था कि जो पहले स्ट्रेंथ हुआ करती थी इंडस्ट्री की वो एक वीकनेस की तरह सामने आई ड्यूरिंग पैंडमिक। वो स्ट्रेंथ क्या है? ये एक आइडिया था जो डेवलप हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, जस्ट इन टाइम का, JIT। इस आइडिया के तहत जो जापानीज़ कंपनी ज़्यादातर यूज़ करती थी वो क्या करते थे कि जब रिसोर्सेज कम थे और बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं था फैक्ट्रीज़ को रीबिल्ड करने का, तो वो बहुत केयरफुली डिज़ाइन करते थे कि कम से कम वे में क्या ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करें और लिमिटेड करें। तो ज़्यादातर कंपनीज थी चिप मेकर्स की वो JIT को रन करती थी और सप्लाई चेन स्मूथली और एफिशिएंटली हैंडल करते थे। JIT का सिस्टम में क्या होता था कि वो इनपुट्स लेते थे सप्लायर से कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, और इससे वो इन्वेंट्री में ज़्यादा स्टोर करके नहीं रखते थे कि लाइव जैसे 1 साल के लिए आपका क्या प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट है आप मुझे बता दो, मैं उतना ही प्रोड्यूस करूँगा, उससे ज़्यादा नहीं करूँगा। यानी कि 1 साल तक का मैंने 1 साल तक का प्लान कर लिया, मैक्सिमम 3 ईयर्स तक का प्लान कर लिया और अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन रखा। जब इनिशियल उन्होंने पैंडमिक से पहले रिक्वायरमेंट कम थी और वो मूव करके 5G के ऊपर और बड़े वेफर्स के ऊपर, तो उन्होंने जो सप्लाई चेन ने था कंपनीज थे उन्होंने अपने ऑर्डर्स कट शॉर्ट कर दिए, इंगेजमेंट बाकी की कंपनीज़ के साथ कम कर दिया, जिसका रिजल्ट क्या रहा है? उन्होंने स्मॉल वेफर्स का प्रोडक्शन कम किया हुआ था और सडनली जब स्मॉल वेफर्स का रिक्वायरमेंट बढ़ गया तो वो इमीडिएटली उसको नहीं बढ़ा पाया, क्योंकि उनके पास ना तो इतनी कैपेसिटी थी और ना ही इमीडिएटली वो प्रोडक्शन हो सकता था। तो इट्स अ वेरी बिग सप्लाई चेन, तो प्रोडक्शन में बहुत टाइम लगता है। इट हेल्प्स और ये करते क्यों थे? ताकि इन्वेंट्री में बहुत ज़्यादा इकट्ठा करके ना रखे और जो कैपिटल है उसको कहीं और यूज़ कर सके, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करके मैं रख लूँगा जिसको मे बी फ्यूचर में यूज़ किया जाए, इससे मेरा कैपिटल भी इन्वेस्ट हो रहा है और वो वहाँ पे रुक रहा है, तो कैश फ्लो कम हो जाएगा इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ के बजाय। यही चीज़ बैकफायर कर गई, क्योंकि पैंडमिक के दौरान और रिसेंट जो पॉलिटिकल इश्यूज़ के दौरान सडन डिमांड बढ़ गई और जो कैपेसिटी थी वो कम रह गई और जो मेरा इन्वेंट्री था वो ख़त्म हो गया। ऐसे में एक मेजर ये भी पॉइंट माना जाता है कि जब पैंडमिक शुरू हुआ तो कार मेकर्स ने रिक्वेस्ट ही नहीं किया और जो डिमांड था वो बेहद कम होने की वजह से न्यू व्हीकल्स के चिप्स का जो कॉन्ट्रैक्ट थे वो कम कर दिए, और जैसे ही डिमांड वापस से आया चिप मेकर्स ने एकदम पे अपना जो
कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो वापस से बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थे उन्होंने ऑलरेडी अपने डील्स कट कर दिए थे अदर कंट्रीज़ के साथ। सो इस वजह से ऑल ऑफ अ सडन ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गया और चिप शॉर्टेज पूरे वर्ल्ड वाइड देखने को मिल रही है फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स टू ऑटोमोबाइल सेक्टर। इसका सॉल्यूशन यही है कि विद टाइम दे थिंक ऑफ अ स्मूथ ट्रांजिशन और अभी के लिए वो मैक्सिमम वे में मैनेज करें विद अवेलेबल चिप्स। सो दिस टॉपिक इज़ अबाउट ग्रीन हाइड्रोजन एंड इज़ इट अ फ्यूल फॉर फ्यूचर। इस पर बहुत फोकस हो रहा है रिसेंटली, ग्रीन हाइड्रोजन का कितना मैक्सिमम यूज़ किया जा सके फ्रॉम एनर्जी टू ट्रांसपोर्टेशन, दोनों में ही इसका एक वाइड स्कोप है। इसकी जो कैलोरिफिक वैल्यू है वो पेट्रोल एंड हाइड्रोजन और सीएनजी सबसे ज़्यादा है, पेट्रोल डीजल एंड सीएनजी से। सो जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में है उस पर बेसिकली इंडिया ने कहा है कि इंडिया एक एमर्ज होकर आया एज अ लीडर इन ग्रीन हाइड्रोजन। उसने एडवांटेज कहाँ से लिया, जो करंट एनर्जी क्राइसिस हो रहे हैं वर्ल्ड वाइड उसमें। रिसेंटली कुछ ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल सेल की कार्स लॉन्च होना, ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर मेजर प्लान बनाना बाय मेजर कॉरपोरेट हाउसेस, वो चाहे रिलायंस हो, अडानी हो, दे आर सिग्निफिकेंटली मूविंग टूवर्ड्स ग्रीन हाइड्रोजन। और उस मूवमेंट में जो मेन फोकस उनका है कि कोशिश करना कि हाइड्रोजन एज अ फ्यूल अल्टरनेटिव फॉर द फ्यूचर जनरेशन, एनर्जी अल्टरनेटिव क्रिएट करना, और हम ओवरऑल मेजर एक्सपोर्टर बन जाए इस पर्टिकुलर एनर्जी सोर्स का, इंस्टेड ऑफ डिपेंडेंट 80% ऑन इम्पोर्ट्स जो करंटली है फॉसिल फ्यूल्स पे। अब हाइड्रोजन बेसिकली फ्यूल क्या है, हाइड्रोजन गैस, उससे बेसिकली हम अपना फ्यूल जनरेट कर सकते हैं। हाइड्रोजन गैस को चाहे स्टोर करके कैसे भी, और जो इंजन है उसके अंदर सीएनजी की तरह अगर हम पंप करें या फिर उसका इलेक्ट्रिकल फ्यूल सेल की साथ कंबाइन करके प्रोड्यूस कर सकते हैं एनर्जी। अब हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का सिंपल मेथड है, वो है वाटर से। H2O में 2 हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं, उन 2 हाइड्रोजन के एटम्स को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, प्रोड्यूस करने के 3 तरीके हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस के जरिए कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी पास करो तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन सेपरेट हो जाएगा और हाइड्रोजन को फिर हम यूज़ कर सकते हैं। अगर एनर्जी रिन्यूएबल सोर्सेज से ली गई है तो उसे हम कहेंगे ग्रीन हाइड्रोजन। अगर एनर्जी फॉसिल फ्यूल से ली गई है तो उसे हम कहेंगे ग्रे हाइड्रोजन या ब्लैक हाइड्रोजन। और अगर एनर्जी हमने ली है ऐसे सोर्सेज से जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड है बट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कर रहे हैं ताकि जो मैक्सिमम एमिशन है वो कंट्रोल किया जा सके, अवॉइड किया जा सके, उस केस में उसको कहेंगे हम ग्रे हाइड्रोजन। सो ज़रूरी नहीं है कि जो भी हाइड्रोजन अवेलेबल है वो ग्रीन ही हो, वो ग्रे भी हो सकता है, वो ब्लैक भी हो सकता है। जो ब्लैक है मतलब पूरा फॉसिल फ्यूल बेस्ड है तो उसमें कुछ ग्रीन नहीं है, वो उतना ही एमिशन कर रहा है जितना एक नॉर्मल फ्यूल करता है। ग्रीन हाइड्रोजन सिर्फ तब बनता है जब जो हाइड्रोजन प्रोडक्शन है वो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से बना हो, यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस जब रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से हुआ तब हम हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको ग्रीन हाइड्रोजन कह सकते हैं। इसका करंटली जो प्राइसेस है वो बहुत सिग्निफिकेंट है तो अनवाइबल है, लेकिन रिलायंस का कमिटमेंट है कि बाय द एंड ऑफ 2030 दे विल ब्रिंग द कॉस्ट डाउन टू वेरी लो लेवल जो कि कॉम्पिटिटिव हो जाएगा विद अदर एनर्जी सोर्सेज, चाहे वो डीजल हो, पेट्रोल हो या सीएनजी हो। दूसरा इशू आता है इसका ट्रांसपोर्टेशन का, बहुत ही वोलेटाइल गैस है और बहुत ईजिली फ्लेमेबल भी है, तो इतनी जल्दी आग पकड़ लेती है कि पता भी नहीं लगता, तो इसको स्टोर करना और ट्रांसपोर्ट करना एक बहुत रिस्की काम है। दूसरा मेजर इशू आता है वहाँ पे, एक कॉस्ट पे इनिशियल प्रोडक्शन के और दूसरा ट्रांसपोर्टेशन पे, और तीसरा इशू है कि इसके बेस के इंजन्स अभी तक इतने डेवलप नहीं हुए हैं कि वो पूरी तरह से इसको हैंडल कर सके। इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से जिसमें एनर्जी जो है वो ज़्यादा है। अब इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ क्यों जा रहा है, पेरिस कमिटमेंट के अंडर हमने 30 to 35% डिक्रीज़ करने की बात की थी अपना ग्रीन हाउस गैस एमिशन बाय 2005 के लेवल पे। अब वो अचीव करने के लिए हमें डेफिनेटली अदर सोर्सेज चाहिए होंगे एनर्जी के, ताकि ये जो एमिशन है वो हम कर सके, उसकी तरफ एक पॉजिटिव स्टेप है। इंडिया ने रीट्रेट किया था बाद में 2021 के COP ग्लासगो में कि हम अपना जो फॉसिल और इम्पोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी है उसको नेट जीरो की तरफ लेके जाएंगे 2070 तक। उसके लिए हमें ग्रीन हाइड्रोजन चाहिए होगा। इंडिया का जो एनुअल
एनर्जी इंपोर्ट बिल है वो $100 बिलियन से ज़्यादा, और वो इंक्रीज़ ही होता जा रहा है बिकॉज कंजप्शन भी बढ़ता जा रहा है, उससे CO2 एमिशन भी बढ़ता जा रहा है, और हम अप्रॉक्सीमेटली 7% ऑफ ग्लोबल CO2 बर्डन अकेले प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो उसका एक अल्टरनेटिव है ग्रीन हाइड्रोजन। 2047 तक गवर्नमेंट का जो नीड है कि किसी तरह से ही ग्रीन हाइड्रोजन का एज अल्टरनेटिव फ्यूल पूरी तरह से ले आए, ताकि इंडिया एक ग्लोबल हब बन जाए और एक्सपोर्टर बन जाए हाइड्रोजन गैस का, ताकि अभी तक जैसे इंडिया का डिपेंडेंस है ऑन इम्पोर्ट ऑफ फॉसिल फ्यूल, हम बाय 2047 अब मेजर एक्सपोर्टर ऑफ एनर्जी बन जाए। इसलिए हमने इंटरनेशनल हाइड्रोजन मिशन भी लॉन्च किया 2021 के अगस्त में, ताकि कट डाउन कर सके कार्बन एमिशन को और इंक्रीज़ कर सके यूज़ ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को। एडवांटेज क्या है हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल अगर देखें, एक तो स्टोर लंबे टाइम तक कर सकते हैं, बट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है स्टोर करना, और जो स्टोर्ड हाइड्रोजन है उसको हम यूज़ कर सकते हैं बाद में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर वेपर्स। तो कोई मेजर इसका जो बाय प्रोडक्ट होता है वो कोई भी ख़राब प्रोडक्ट नहीं है, वाटर ही रिटर्न में हमें मिलता है। वाटर से ही हाइड्रोजन बना और हाइड्रोजन से वापस वाटर बन जाता है, प्लस हमें एनर्जी मिल जाती है। सो ये एक एनर्जी स्टोरेज डिवाइस की तरह भी यूज़ कर सकता है, ताकि ग्रिड की स्टेबिलिटी हो, यानी कि जब हमारे पास ज़्यादा एनर्जी अवेलेबल हो इन द फॉर्म ऑफ सोलर या विंड या बाकी कोई भी सोर्सेज है, चाहे वो न्यूक्लियर हो, उससे हम कन्वर्ट करके हाइड्रोजन को फ्रॉम वाटर स्टोर कर लेंगे, और जब भी हमारे पास इनकी रिक्वायरमेंट मतलब इनका कैपेसिटी कम हो तो हाइड्रोजन को हम जो स्टोर्ड हाइड्रोजन उसको यूज़ कर लेंगे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। सो एक काफ़ी ईजी वे की बैटरी है जिसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी कंपेरेटिव टू अ लिथियम आयन टाइप ऑफ बैटरी की। एक बहुत बड़ी लिथियम आयन बैटरी के बजाय सिंपल मेथड है हाइड्रोजन गैस को ही स्टोर कर लो। और जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस भी होती है एज अ बाय प्रोडक्ट अलोंग विद H2O, उसको हम इंडस्ट्रियल और मेडिकल अप्लाइंसेस में यूज़ कर सकते हैं, तो उसका भी एक मेजर यूज़ होगा जो कि काफ़ी फिजिबल बनाएगा इस प्रोसेस को। बट करंट जो कॉस्ट है वो काफ़ी हाई है, और इसका स्टोरेज और फ्लेमेबिलिटी कंट्रोल करना एक मेजर चैलेंज है, प्लस इसके फ्यूल सेल बनाना। और इसीलिए काफ़ी ज़्यादा मूव कर रहे हैं कुछ कंट्रीज़ इंक्लूडिंग जर्मनी, इंडिया, जो मेजर वे में इसके ऊपर काम करे। जर्मनी के अंदर हाइड्रोजन बेस्ड ट्रेन्स तक चल रहे हैं, और इंडिया भी इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं कि कुछ बड़े व्हीकल्स को जल्दी से जल्दी मूव किया जा सके हाइड्रोजन की तरफ फ्रॉम पेट्रोल एंड डीजल। सो दिस टॉपिक इज़ अबाउट रोड टू अचीविंग मीसल्स एंड रूबेला एलिमिनेशन। किस तरह से मीसल्स एंड रूबेला नाम की जो बीमारी है MR को पूरी तरह से हम एलिमिनेट कर दे फ्रॉम इंडिया। ये अचीव करने का टारगेट है जुलाई अगस्त 2023, और ये अचीवेबल भी है। बैकग्राउंड अगर देखें इसका तो स्कूल बेस्ड कैंपेन्स होते हैं मीजल्स एंड रूबेला वैक्सीनेशन के लिए फ्रॉम 5 to 15 ईयर ऑफ स्कूल सभी स्टेट्स के अंदर। इसका सक्सेस कुछ स्टेट में अच्छा है, बाकियों में नहीं है, मेजरली इस वजह से क्योंकि इन्फॉर्मेशन ही अच्छे से कन्वे नहीं होती कि इस तरह का कोई प्रोग्राम हो रहा है, और प्रोग्राम इनिशिएट कर देते हैं, चिल्ड्रन को पेरेंट्स को पता नहीं लगता, और वो फिर उस पर सस्पिशियस हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो कवरेज है वैक्सीनेशन का वो कम रहता है। मीजल रूबेला का वैक्सीनेशन के बाद ज़ीरो ट्रांसमिशन होता है मीजल एंड रूबेला वायरस का, और ये क्लिनिकल ट्रायल के अंदर अच्छे से पता लगा कि जीरो क्लिनिकल डिजीज़ होती है ओवर 3 ईयर्स, सस्टेन कर पाए हम वैक्सीनेशन के बाद। मेथड ऑफ इंटरवेंशन मेजरली जो है बस वो वैक्सीनेशन है और सर्वेलेंस है, यानी कि बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ वैक्सीनेशन करना है और उसके बाद ऑब्जर्व करना है। सर्वेलेंस हेल्प करता है आइडेंटिफाई प्लेस करने में कि कहाँ पे वायरस अभी भी ट्रांसमिट हो रहा है, ताकि उस जगह पे स्पेसिफिकली वैक्सीनेशन बढ़ा सके और वो कंट्रोल किया जा सके। MR की बेसिकली 2 डोज ही चाहिए होती है एटलीस्ट 95% चिल्ड्रन को जो बिलो 5 ईयर्स को। जो फर्स्ट डोज है वो 9 to 11 मंथ्स में लगती है, और जो सेकंड डोज है आइडियली सेकंड ईयर ऑफ लाइफ लगती है। तो उसके बाद मीजल एंड रूबेला का वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाता है और कोई इशू नहीं आता इस MR डिजीज़ को लेके। इसका अभी जो अचीव करने का टारगेट है कि हम 2023 के 2023 के जुलाई अगस्त तक ये अचीव कर ले। उसके लिए जो डिस्ट्रिक्ट है वो एज अ नर्व सेंटर होना चाहिए। आइडियली जो पॉपुलेशन कम एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है वो बहुत एफिशिएंटली इंप्लीमेंट कर पाती है सारी एक्टिविटीज़ को जो MR के रिलेटेड है इन अ डिस्ट्रिक्ट। अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर देखें
क्लिनिकल और लैबोरेटरी के जो सर्वेलेंस और वैक्सीनेशन है वो भी सस्टेन करना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा कि सर्वेलेंस भी अच्छे से चले और वैक्सीनेशन का प्रोग्राम भी अच्छे से चले, और क्लिनिकल लैब्स वगैरह जो कंटिन्यूसली उसको सपोर्ट करे फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर टू नॉलेज नो हाउ, ताकि जो बाहर से भी वायरस आए उसको भी कंट्रोल किया जा सके। हर एक डिस्ट्रिक्ट के पास एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है यूआईपी को मैनेज करने के लिए। यूआईपी यहाँ पे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, उसको मैनेज करने के लिए हर एक डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी काफ़ी इक्विप्ड है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे भी देखें तो अगर डीएम या डीसी बहुत ही प्रोएक्टिवली टास्क फोर्स मैनेज करे, बनाए, यूआईपी को मॉनिटर करे कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम अच्छे से हो रहा है नहीं हो रहा है, प्लस एमआर के ऊपर स्पेसिफिक टारगेट रखे, तो विद इन 6 to 9 मंथ हम अचीव भी कर सकते हैं कंप्लीट वैक्सीनेशन, और जिसके बाद ये एलिमिनेट हो जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट्स और स्टेट्स मिलके बेसिकली इम्यूनाइजेशन डिवीजन जो है यूनियन मिनिस्ट्री का, उसको सपोर्ट कर सकते हैं और गैल्वेनाइज कर सकते हैं अपने पूरे रिसोर्सेज, ताकि इसको ईजिली अचीव किया जा सके। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सारा काम करने की रिक्वायरमेंट भी है, क्योंकि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी की चीज़ें ईजिली अवेलेबल है। पैंडेमिक के बाद भी नेशनली अगर देखें तो यूआईपी का 85% मेंटेन रहा है, सेकेंड डोज एमआर का बिलो 5 years, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर है। पैंडेमिक के बाद भी 85% कवरेज हम मेंटेन कर पा रहे हैं। तो इसका ईजी सा मतलब 85 ऑलरेडी कर चुके हैं, तो बाकी का जो है विद इन 5 to 6 मंथ हम अचीव कर लेंगे, और फिर भी हमारे पास कम से कम 4-5 महीने बचेंगे कि लास्ट मिनट में अगर कोई भी शॉर्टफॉल या चैलेंज आता है तो उसको हम मेकअप कर सकें। अगर हमें काफ़ी अच्छे से सपोर्ट मिले फ्रॉम पेरेंट, हेल्थ, पर्सनल और बाकी के जितने भी लेवल पे ओपिनियन लीडर, इन्फ्लुएंसर, मीडिया, तो ईजिली ये जो चीज़ है वो हम अचीव कर सकते हैं, और जो एमआर एलिमिनेशन का टारगेट है उसको टाइमिंग से भी पहले अचीव किया जा सकता है। सो इन दिस टॉपिक बेसिकली नेशनल असेसमेंट सर्वे किया गया है और उसकी कुछ फाइंडिंग्स आई है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। नेशनल असेसमेंट सर्वे बेसिकली पोस्ट कोविड चैलेंज को चेक करने के लिए और कितना इम्पैक्ट आया कोविड के दौरान लॉकडाउन का और बाकी के प्रोसेसेस का, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। टीचर और स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच की रिक्वायरमेंट है, ये अप्रोक्सीमेटली हमें पता लगा था। अब पोस्ट कोविड चैलेंज क्या था? बेसिकली एक जो क्रिटिकल चैलेंज हुआ है पोस्ट कोविड रिकवरी के बाद, वो था क्लासरूम में। इंडिया ने विटनेस किया कि सबसे लंबा क्लोजर हुआ क्लासरूम्स का, और टीचर्स भी स्ट्रगल कर रहे थे कि कोप अप करने के लिए किस तरह से वो पढ़ा सके और स्विच करा सके फ्रॉम ऑफलाइन टू ऑनलाइन क्लासेस। जो स्टडी पैटर्न था बिल्कुल चेंज हो गया था। कंट्री के अंदर एक डिजिटल डिवाइड बहुत क्लियर है, जो एक मेजर हर्डल बना था अनप्रिविलेज्ड लर्नर्स को लेके, जिनके पास डिवाइसेस और इंटरनेट कनेक्शंस नहीं है। रिपोर्ट्स ने इंडिकेट किया है कि जो डिसरप्शन है उसने एक अलार्मिंग रिग्रेशन किया है इन चिल्ड्रंस फाउंडेशनल स्किल, यानी कि जो फाउंडेशनल स्किल होता है रीडिंग, राइटिंग, कुछ सिंपल मैथमेटिक्स काम करने का, उनमें बहुत ज़्यादा रिग्रेशन हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है बिकॉज ऑफ पैंडमिक। जो थोड़ा बहुत वो सीख सकते थे वो बिल्कुल नहीं हुआ है। सर्वे की फाइंडिंग देखें तो बेसिकली सर्वे कमीशन किसने किया है? सेंटर ने। और डिटेल क्या लेने था कि मैग्नीट्यूड ऑफ दिस लर्निंग क्राइसिस अक्रॉस द कंट्री, की लर्निंग क्राइसिस कितना हुआ है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, ताकि रेमेडियल स्टेप लिए जा सके। नवंबर 2021 में इसको कंडक्ट किया ऑन मोर देन 1 लाख स्कूल स्टूडेंट इन 720 डिस्ट्रिक्ट, यानी कि 1 लाख स्कूल के अंदर 720 डिस्ट्रिक्ट जो कवर होती है उसके अंदर ये सर्वे किया गया था। इस सर्वे से जो सामने आया वो ये आया कि एक शार्प डिप आई है परफॉर्मेंस में स्टूडेंट की हर एक सब्जेक्ट में ड्यूरिंग द पैंडमिक। इससे ये भी पता चला है कि जो ट्रेडिशनली अच्छे स्टेट्स थे, जो एजुकेशन के मैटर में अच्छे से परफॉर्म करते थे, उनमें भी ब्रेकडाउन देखने को मिला है। जो एवरेज स्कोर है क्लास 5th स्टूडेंट का मैथमेटिक्स में, वो नेशनल एवरेज के बिलो जा रहा है, एक दिल्ली के स्टूडेंट का भी। तो उससे बाकी के एरिया का अंदाज़ा मिलता है कि वो बाय डिफ़ॉल्ट काफ़ी कम होगा। इसका रेक्टिफिकेशन क्या है? जो NAS का डाटा आया है ये हेल्प करेगा स्टेट को कि रेमेडियल मेजर्स लिए जा सके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की भी ज़रूरत है, वरना GDP लॉस होगा और प्लस प्रोडक्टिविटी लॉस होगा, अपस्किलिंग की रिक्वायरमेंट होगी, और जो स्किल्ड फोर्स बनने वाले थे वो अब अनस्किल्ड वर्क में जाएंगे, क्योंकि उनका जो बेसिक और फाउंडेशनल इश्यूज़ थे वो अभी रिजोल्व नहीं हुए हैं। इसमें फर्स्ट स्टेप ये होगा कि एक्नॉलेज किया जाए कि चिल्ड्रन जो रिटर्न करे स्कूल के, उनको डिमिनिश स्किल है, और रिकॉग्नाइज किया जाए कि उनको ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस की और PS की ज़रूरत है, ताकि वो सेटबैक जो उनको हुआ है उसको वो रिमूव कर सकें।
जो प्लानर और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है उनको भी टीचर्स को थोड़ी फ्रीडम देनी होगी ताकि वो क्रिएटिव अप्रोचेस के साथ क्लासरूम को ऐसा स्पेस बना सके जहाँ पे स्टूडेंट अपनी एंजाइटी छोड़ के पिछले 2 साल की स्किल्स को रीगेन करना शुरू कर सके। एक बेसिक जो फॉर्मूला पहले यूज़ होता था उसके बजाय थोड़ा क्रिएटिव वे में सोचना पड़ेगा, ताकि 2 साल तक जो वो किसी से इंटरेक्ट ही नहीं किया क्लास में स्टूडेंट, वो डेफिनेटली एंजाइटी शो करेगा जब अचानक से वो क्लास में जाके स्टडी करने की कोशिश करेगा। तो उस टाइमिंग पे क्रिएटिव वे की ज़रूरत है ताकि स्किल्स इम्पार्ट की जा सके। एरिया ऑफ कंसर्न क्या है? एक रीइमेजिनिंग की ज़रूरत है। जो पेडागोगिकल प्रैक्टिसेस थे पहले और जो सिलेबस सेंटर्ड प्रोसेस था या अप्रोच था उसको चेंज करके लर्नर सेंट्रिक अप्रोच, यानी कि सिलेबस कंप्लीट करना है ये मैटर नहीं करना चाहिए, लर्निंग कितना हुआ ये मैटर करना चाहिए। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसमें भी इस इम्पेरेटिव को अच्छे से रिकग्नाइज किया गया है कि सिलेबस को कंप्लीट कराना शुड नॉट बी द टारगेट शुड बी कि उनको वो सारी चीज़ें समझ में आए, लर्निंग कंप्लीट हो, नॉलेज इंप्रूव हो, स्किल्स इंप्रूव हो। और जो फंड है, अगर आप करंटली देखें एरिया ऑफ कंसर्न में, तो जो फंड है ट्रेनिंग के लिए टीचर्स का वो 50% स्लैश किया गया है करंट बजट में, यानी कि 50% कम फंडिंग हो गई टीचर की ट्रेनिंग के लिए। तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका मेजर नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। आउटले है जो मिड डे मील का स्कीम का, वो भी 10% डाउन है। सो बाय डिफ़ॉल्ट इसका इम्पैक्ट आएगा लर्निंग के ऊपर। और ओवर रिलायंस किया जा रहा है बाकी जगह पे ई लर्निंग को। ई लर्निंग का हमने ऑलरेडी देख लिया कि वो इतना इफेक्टिव टूल नहीं आ रहा है और नहीं रिप्लेस कर रहा है, नहीं सब्सटीट्यूट कर सकता क्लासरूम में जो इंटरेक्शन होता है उसको। सो ओवर रिलायंस ई लर्निंग पे नहीं करना चाहिए। इंस्टेड वी शुड फोकस ऑन इम्पार्टिंग क्लासरूम स्किल्स ताकि इम्प्रूव हो सके स्टूडेंट की नॉलेज, उनकी लर्निंग कैपेसिटी और स्किल्स। जो क्लासरूम मेथड है उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता।